with this social network analysis subject. हमने एक introductory part देखा था, but the syllabus is quite differently planned. तो इसके लिए हमें एक specific document की ज़रूरत पड़ेगी. So I'm just sharing the final notes with you, जो module wise हमारा notes है. तो दिस इज द मॉड्यूल 1. अब यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें जो है विल बी डिस्कसिंग थियोरेटिकली एंड साइमल्टेनियसली. हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, एग्जाम्पल केस स्टडीज जो है वो हम लोग देखेंगे. सो इट विल बी क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, आई मीन दिस विल बी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल थिंग्स फॉर यू, जो एक्चुअल में आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सो रिमेंबर कि आप इसको अपने कुछ रिसर्च में भी ऐड कर सकते हैं. दिस कैन बी पार्ट ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एज वेल, और इट कैन बी रिसर्च पार्ट एज वेल, जिस पे आप अपना पेपर रिलीज कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि you can think on this in more detailed manner if you aware about the concept जहाँ पे this social networking platforms are actually using human psychology to influence the decision of users. और वही कैसे करता है वही अभी हम लोग सीखने वाले हैं. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, नेटवर्क रिलेशन. व्हाट इज नेटवर्क वी ऑल अवेयर अबाउट. ठीक है, तो at this level I don't want to again discuss on this, but हाँ यहाँ पे दो चीजें जो हमें throughout this subject which is very important. one is node, जिसको हम लोग vertices बोलते हैं, edges जिसको हम लोग link बोलते हैं. so let's say this is one node, ठीक है, this is second node, और ये दोनों के बीच में रिलेशन है. तो आई कैन से दिस इज फ्रेंड ए, पर्सन ए, पर्सन बी, और ये दोनों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट हुआ. दिस इज द लिंक. तो ये जो लिंक है, अब ये एक ऑफिशियल लिंक हो सकता है, व्हाट्सएप पे चैट कनेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दिस रिलेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो हमें यही मॉडल और ये जो रिलेशन का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसी को समझना है. और उसके लिए हम लोग सोशल साइंस का यूज करेंगे. बिजनेसेस, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी, ये तीन अलग अलग या चार अलग अलग चीजें जो है, इसका कॉम्बाइन हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं. तो व्हाट आर द रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट नेटवर्क. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप, नेटवर्क डिफाइंस हाउ नोड्स बेसिकली इंटरैक्ट विद वन अनदर. दिस रिलेशन कैन बी फिजिकल, ओके, लॉजिकल हो सकता है, और कंसेप्चुअल हो सकता है. तो मैं स्पेसिफिक कौन से डोमेन की बात कर रहा हूं, मैं कौन से टाइप के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली ये जो रिलेशन है ये डिफाइन करेगा. फर्स्ट, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज सोशल रिलेशन. तो सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर एक रिलेशन बन रहा है. दूसरा, एक बिजनेस कोलेब्रेशन होगा बिटवीन कंपनीज जो एक सिमिलर टाइप का कुछ प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. या आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ Amazon, बराबर. देन थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्लो. तो यहाँ पे आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल, है ना. यहाँ पे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंस्टा और फेसबुक और एनी अदर सच काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क. तो तीन टाइप के हमारे रिलेशन बन रहा है. सो नाउ वी नीड टू, नाउ वी बेसिकली गोइंग टू स्टडी दिस रिलेशन, जिसके बेस के ऊपर आपके सिस्टम फंक्शंस कैसे करता है, प्रिडिक्टिंग बिहेवियर्स कैसे डिसाइड होता है, एंड इसका प्रोसेस हम लोग ज्यादा कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडिंग रिलेशन इन सोशल साइंस, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी. पहला, अगर आप देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सोशल स्ट्रक्चर आएगा जहां पे हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डिटेक्ट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड स्टडी ग्रुप डायनेमिक्स. जैसे कि अगर सोशल नेटवर्क है जहां पे हम लोग एक कम्युनिटी के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे स्प्रेड करना है, या विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी फ्रेमवर्क्स हम लोग कोई इंडिविजुअल पर्सन के थिंकिंग, बिहेवियर या उनके अंडरस्टैंडिंग या उनके बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट वे में आज भी होता है. और जो इंस्टा या फेसबुक है, इसको बहुत बड़े लेवल पे यूज करता है. अगर अभी का ऑन गोइंग बेस्ट एग्जाम्पल मुगल एंड मराठा का, जो अभी बहुत बड़े लेवल पे चालू है आफ्टर दैट छावा मूवी. तो वो जो है ना, जहां पे कुछ चीजें बहुत डिफरेंट वे में, प्लान्ड वे में या मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है, वो है.
सेकेंड बिजनेस आएगा जहां पे सप्लायर्स कौन है, पार्टनर्स कौन है, कस्टमर इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे हो सकता है, कंपटीशन हमें समझना है और उसके बेस पे कितने लॉजिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस हम कैसे बेटर बना सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ सकता है या ऐसे दूसरे बिजनेसेस आ सकता है। थर्ड इज द टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम लोग इंटरनेट और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है इसमें हम लोग डेटा फ्लो कैसे होगा, और अगर मेरा डिमांड अगर बहुत ज्यादा आ रहा है, जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा अगर मेरे सिस्टम पे आ रहे हैं, रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, हाउ वी गोइंग टू मैनेज दैट ट्रैफिक और सिस्टम रेजिलियंस कैसे बना सकते हैं, ठीक है, ये आता है। एंड फोर्थ इज बायोलॉजी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूरल नेटवर्क, जैसे ब्रेन्स होते हैं, इकोलॉजिकल फूड चेन्स रहता है ना, तो उसमें कैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर जो फूड चेन होता है उसमें हर एक चीज बहुत जरूरी है। ग्रास है जो सनलाइट से कुछ एनर्जी लेता है, देन उसके ऊपर जो ग्रास हॉपर रहता है वो वहां से कुछ एनर्जी ले रहे हैं, उसके ऊपर वापस कोई दूसरे आएंगे, उसके ऊपर वापस कोई दूसरे एनिमल आएंगे। तो ये जो कंप्लीट फूड चेन है, जहां पे जो कंप्लीट ये फूड चेन में जो भी स्पीसीज है दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे ब्रेन सेल्स या इकोलॉजिकल फूड वेब्स अगर हम लोग देखेंगे वो सिमिलर वे में डिपेंड कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसा एक बायोलॉजी में आपका फूड चेन चलता है, वैसा ही वैसा ही सेम फूड चेन जो है वो हमारा यहाँ पे भी काम कर रहा है। दिस मीटिंग इज ओपन बेटा, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज वेटिंग आउटसाइड. They must be waiting on Google Meet. So just inform them, Khushbu, to join this Teams wala link. ठीक है? Anyone can join this meeting. चलो नाउ गेट बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सोशल नेटवर्क हमारा फेसबुक, ट्विटर, अब इसको हम लोग आजकल एक्स बोलते हैं बट वी कैन कंसिडर ट्विटर, वो बेटर वे में साउंड कर रहा है। और सोशल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात किया नोड्स, अगर मेरा एक अकाउंट है, आई एम अ नोड देयर, ठीक है। इफ आई हैव अ प्रोफाइल ऑन ट्विटर और इंस्टा, सो आई एम अ नोड, ठीक है। Let's say if I write my name, so I'm a node. Now if I'm connected with 10 different people, तो यहाँ पे एक नेटवर्क जनरेट हो रहा है, दिस इज पर्सन ए, बी एंड सी। तो ये सारे नोड्स है और उनके बीच में क्या है, दिस आर द एजेस, ये सारे एजेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब वो एजेस जो है ये फ्रेंडशिप हो सकता है, मतलब जैसे हम लोग इंस्टा पे फॉलो का डालते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो फॉलोइंग रिक्वेस्ट आ सकता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकता है, या लिंक्डइन पे प्रोफेशनल कनेक्शन बना सकता है। ये उसका एग्जांपल है जो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो बिजनेस नेटवर्क्स आता है। बिजनेस नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेट हाउ कंपनीज, सप्लायर्स एंड कंज्यूमर इंटरैक्ट। Now, these three things, okay, इसमें I can take example of Uber, I can take example of Make My Trip, I can take example of e-commerce platform like Amazon, या फिर जो हमारे ग्रोसरी डिलीवरी एप्स है। तो यहाँ पे मुझे देखना है कौन से कंपनीज इन्वॉल्व है, कौन से सप्लायर्स इन्वॉल्व है और कस्टमर इंटेक क्या है। तो इफ वी आर रनिंग एनी ग्रोसरी सर्विस इन एनी स्पेसिफिक एरिया, तो वहां पे अभी कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है, कौन से रेंज के प्रोडक्ट्स का डिमांड ज्यादा है, उसके बेस पे चलेगा। तो आपके पार्टनरशिप नेटवर्क बेसिकली काम करता है, जहां पे कंपनीज कोलेबरेट कर रहे हैं टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। समटाइम्स सेम होता है, जैसे अगर मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूँ तो उसका मदरबोर्ड चाइना में बन रहा है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूएस से आ रहा है, उसके ऊपर कुछ दूसरी चीजें हैं, दे आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट, एंजेलिना, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। So now, when we talk about this companies collaborating to develop a new product, then supply chain network आपके बन सकता है, where multiple suppliers जो है वो raw material distribute करेंगे। फ्रेंचाइजी बन सकता है, जैसे मैकडोनल्ड्स है, फ्रेंचाइजी है। इफ वी टॉक अबाउट एप्पल, तो एप्पल जो है वो खुद आके हर जगह पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, तो वो अगेन फ्रेंचाइजी पे जाएगा। इसके बाद में बायोलॉजिकल नेटवर्क्स आता है। बायोलॉजिकल अगर आप देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स या इकोलॉजिकल नेटवर्क्स आते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स का मतलब क्या होगा, ह्यूमन ब्रेन जहाँ पे बहुत सारे नोड्स रहते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद द एजेस। अब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस सम
ह्यूमन साइंस ही है, बट हाँ, जैसा हमारा ब्रेन के अंदर वो कनेक्शंस बन रहे हैं, वैसे ही सिमिलर टाइप के कनेक्शंस हम लोग जो हमारा सोशल नेटवर्क है उस पे बना रहे हैं। ये सेम सिनारियो आपका सोशल नेटवर्क पे भी काम में आता है, ठीक है। इसके लिए वी आर टॉकिंग इकोलॉजिकल के अंदर अगर आप देखेंगे, फूड चेन के अंदर हर एक एनिमल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सडनली, अगर इफ आई से कि अगर सडनली जो डियर है या ऐसे कोई रैबिट है, ऐसे कोई एनिमल्स का अगर काउंट अगर कम हो गया, तो वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा टाइगर लायन के ऊपर। क्यों? बिकॉज उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो बस सेम है यहाँ पे, हर एक एनिमल जैसे एक दूसरे के ऊपर फीड करता है और उसी के वे में वो सरवाइव कर पाते हैं, वही फूड चेन चलता है। और उसमें किसी एक का अगर इम्बैलेंस होगा तो वो डायरेक्टली आपके पूरे फूड साइकिल को इम्पैक्ट करेगा। स्कूल में पढ़ा था हमने, एग्जैक्ट सेम वे। जब हम लोग सोशल नेटवर्क की भी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रीडेटर और प्रे रिलेशन जो है ये आता है। अब यहाँ पे प्रीडेटर कौन है? We all know, I don't need to label anyone, and who are the praise? We are the prey. तो हमारे डेटा के ऊपर अगर हमने हमारा डेटा का एक्सेस अगर थोड़ा बहुत बंद कर दिया, या मैंने मेरे जैसे अगर मुझे पता है कि गूगल पे मैं मेरा ट्रैकिंग बंद कर सकता हूँ, मेरा डेटा गूगल को देना बंद कर सकता हूँ। इफ सडनली ऑल पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, तो वो कंप्लीट आपका जो एक कंप्लीट चेन जो चल रहा है, सप्लाई चेन जो चल रहा है, वो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। और मुझे नहीं, ये सबसे ज्यादा गूगल का जो रिवेन्यू है उसको इंपैक्ट कर सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट है, वेबसाइट्स पे नोड्स है, और हाइपरलिंक जो है ये आपके एजेस है। तो वेबसाइट्स जो है ये नोड्स है। तो अगर ये मेरा वेबसाइट है, लेट्स से अगर ये एफबी है तो ये वेबसाइट है, और जो लिंक बनेंगे वो आपके नोड्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाइपरलिंक्स आर एजेस कनेक्टिंग टू देम। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या हो सकता है? जैसे सिटीज है, आर नोड्स, और जो रेलवे, रोड या फ्लाइट है ये आपके एजेस हो गए। तो यहाँ पे ये मुंबई है, यहाँ पे ये दिल्ली है, और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला एक नॉर्मल रोड हो सकता है, एक मेरा रेल लाइन हो सकता है, और सपोज यहाँ से ये ऊपर से फ्लाइट जा रहा है तो ये एयरवे हो गया। तो ये सारे हमारे एजेस या रूट हो गए, है ना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचने के लिए। बस सेम सिनारियो तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी नेटवर्क एनालिसिस के अंदर नोड्स आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नोड्स एंटिटीज होते हैं, जैसे इंडिविजुअल, पर्सन या सिटी इन ट्रांसपोर्ट, और वेब पेजेस ऑन इंटरनेट, ये आपके नोड हो गए, है ना। तो अगर मैं जाके ढूंढता हूँ एसएनडीटी पे, इफ आई ट्राई टू सर्च फॉर एमसीए और एमएससी सीएस और एमएससी आईटी, इनका अगर मैं सिलेबस देख रहा हूं, तो ये जो वेब पेजेस मुझे मिलेंगे फाइनली, ये वेब पेजेस क्या है? नोड है। और ये वेब पेजेस पे पहुंचने के लिए जो लिंक है, ये आपका लिंक है, इसको मैं एज बोलूंगा, ठीक है। सो एजेस आर द लिंक। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे सोशल कनेक्शंस, फ्रेंडशिप और फॉलोअर्स, है ना, तो एज रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन और कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। तो if you find कि ओके, if we try to connect on इंस्टा, और वहां पे बताएगा कि ओके वी हैव 4 म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो वो जो है वो आपके सोशल कनेक्शंस हो गए। बिजनेस कलेक्शन, ट्रेड और कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे, और फिजिकल कनेक्शन रोड केबल्स के थ्रू आएगा। अब यहाँ पे जो एजेस होता है, मतलब जो लिंक की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो ऊपर 3 टाइप के लिंक की हमने बात की, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो अलग अलग टाइप के हो सकता है। डायरेक्ट लिंक का मतलब क्या रहेगा? जो वन वे रिलेशन बता रहा है, जैसे ट्विटर फॉलोअर्स, सप्लाई और क्लाइंट ट्रांजेक्शन, है ना। ट्विटर पे कोई एक पर्सन है, मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ, बराबर है, और उसको चाहिए तो मुझे फॉलो करेगा, ये कंपलसरी नहीं है। जैसे अगर हम लोग पीएम को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पीएम भी मुझे फॉलो कर रहा है। अब वो फॉलो करेंगे, वो बहुत अलग बात हो गया, लेकिन वन वे रिलेशन चल रहा है। अगर मैं इंस्टा पे जाऊंगा, तो इंस्टा पे और फेसबुक पे अगर जाऊंगा, तो अगर मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट किसको भेजूंगा वो एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हम दोनों के बीच में बाई वे टू वे रिलेशन बन गया, है ना। अच्छा, इंस्टा वाला जो है ये भी आपका वन वे रिलेशन होता है। अनडायरेक्ट रिलेशन, जैसे अगर म्यूचुअल रिलेशंस अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेसबुक फ्रेंडशिप या को ऑथरशिप इन रिसर्च पेपर, जैसे दो लोगों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर बनाया, तो वो दोनों के बीच में अनडायरेक्ट ग्राफ आएगा। अनडायरेक्ट ग्राफ मींस किसने कितना कंट्रीब्यूट किया ये हमें पता नहीं है, इसके लिए उसको अनडायरेक्ट ग्राफ बोलते हैं। अब फेसबुक फ्रेंडशिप में मैं 1000 2000 लोगों से कनेक्टेड हूँ। अब उसमें अनडायरेक्ट ग्राफ क्यों बोल रहे हैं इसको? बिकॉज कोई 10 लोगों के साथ मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूं, और कोई 500 लोग रहेंगे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में तो है, लेकिन रेयरली कभी मैंने उनसे कांटेक्ट किया है या कनेक्ट किया है, या
मैसेज एक्सचेंज किए, बस वो मेरे लिस्ट में है, दैट्स इट। कभी कभी तो हमारे लिस्ट में कौन है, हम लोग अगर फिजिकली मिलेंगे तो पहचान भी नहीं पा रहे। तो ये आपका अनडायरेक्ट ग्राफ हो गया, है ना। रिप्रेजेंट म्यूचुअल फ्रेंडशिप जो है, रिलेशनशिप जो है वो बता रहा है, मतलब वी आर म्यूचुअल। कोई एक मेरा फ्रेंड है और वो ये एबीसी पर्सन है। अब एबीसी पर्सन को मैं भी जानता हूं और बी भी जानता है ना। तो ये अनडायरेक्ट ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल ग्राफ्स हो सकते हैं। अच्छा, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल वे। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स आएगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच वेयर ईच रो एंड कॉलम करेस्पॉन्ड्स टू नोड एंड एंट्रीज इंडिकेट वेदर द एज एग्जिस्ट बिटवीन देम और नॉट। तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे रो एंड टेबल फॉर्मेट में, है ना। और यहाँ पे हम लोग रो और कॉलम के अंदर चेक कर सकते हैं कि कौन से किसके बीच में रिलेशन है या नहीं है। और एज लिस्ट जो है, अ सिंपल लिस्ट ऑफ नोड पेयर रिप्रेजेंट्स कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी, मींस ए एंड बी कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली मैं ये जो मैट्रिक्स टाइप टेबल है, ये मैट्रिक्स टाइप टेबल के थ्रू जाके चेक कर सकता हूँ कि ए किसके किसके साथ फ्रेंड है, या ए जो है वो बी का फ्रेंड है कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर हम लोग ये बेटर वे में चेक कर सकते हैं। नीचे एग्जाम्पल से आपको बेटर समझेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस जिससे चीजें बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क एंड हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो की कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं। पहला जो होगा हमारा, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगे, फर्स्ट आएगा नोड आएगा। नोड मीन्स मेरे जो अलग अलग डिवाइसेस है। अब ये मेरा इसके अंदर अगर आप देखेंगे, कंप्यूटर्स भी हो सकता है, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विच, हब, गेटवे, मॉडेम, फायरवॉल, ये भी हो सकता है। एंड आईओटी, आईओटी मतलब जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन आता है वो आईओटी भी हो सकता है। तो एज यू कैन सी, क्लाइंट जो है, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट डेटा और सर्विस व्हाइल सर्वर प्रोवाइड्स देम। सो दिस आई कैन से वन क्लाइंट इज वन नोड, सर्वर इज सेकेंड नोड, और क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो आपका एक लिंक जनरेट हो रहा है, ये लिंक है, इसको मैं एज बोलूंगा, है ना। This is the link between client and server. Same way, if one server say multiple nodes if try to connect, sorry, multiple clients if try to connect, तो वो टाइम पे आपके अलग अलग नेटवर्क डिवाइसेस आएंगे जो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन को जनरेट या फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। और उसके साथ में सिक्योरिटी वाले लिंक आ सकते हैं मेरे। सिक्योरिटी मींस ए और बी को कनेक्ट करना है, लेकिन ए बी से अगर कनेक्ट करेगा तो वो सिक्योरली कनेक्ट कर सकता है कि नहीं, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए फायरवॉल पिक्चर में आएगा। तो अगेन वो आपका लिंक हो गया। आईओटी डिवाइसेस हो सकते हैं, स्मार्टफोन्स हो सकते हैं, प्रिंटर्स हो सकते हैं। मेरे कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट है जो मुझे प्रिंट करना है, तो अब दिस इज माय कंप्यूटर, दिस इज माय कंप्यूटर, दिस इज वन नोड, प्रिंटर इज सेकेंड नोड, और कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट जाएगा प्रिंटर पे, तो इसके बीच में लिंक या एज बनेगा। अगर ये एज या लिंक अवेलेबल है तो ही मैं प्रिंटर पे काम कर सकता हूँ। तो ऐसे ही दो स्मार्टफोन है, अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मेरा फोन जो है वो एक नोड है, आपका फोन सेकेंड नोड है, और ये दोनों के बीच में एक वायरलेस लिंक बनेगा, तब जाके मैं अगर आपको कॉल करूंगा वो कनेक्शन सक्सेस होगा। अगर वो लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा तो कॉल भी नहीं लगेगा, सिंपल है। देन ट्रांसमिशन मीडिया, वायर्ड और वायरलेस दो आते हैं, बहुत सिंपल है, फिजिकल और ये वायरलेस वाले हैं। तो फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, लैन केबल जो हमारे कंप्यूटर लैब में होता है। देन थर्ड इज नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स। दो टाइप के हमने, ये वाला जो है अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा टीसीपी आईपी है, गारंटीड डिलीवरी यहाँ पे हो सकता है। दो टाइप के आपके प्रोटोकॉल रहते हैं, है ना। ट्रांसमिशन, तो जो टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट पे जो भी हम लोग डेटा भेजेंगे वो टीसीपी के थ्रू जाता है। और आईपी का मतलब है मेरा डेटा जो है वो कौन से एड्रेस पे जाएगा, कौन से आईपी एड्रेस पे जाएगा, किसको जाएगा, वो यहाँ से डिसाइड होगा। और HTTP और HTTPS, HTTP मींस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो बेसिकली हमारा वेब पेज टू वेब पेज यूजर को रिडायरेक्ट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये जो एस लिखा हुआ है ये सेम काम सिक्योरली करेगा, सो दैट हमारा डेटा मिसयूज ना हो पाए, या फिर कोई एक बहुत काम के डेटा पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वो टाइम पे HTTPS की हमें जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग कहीं पे एक वेबसाइट होस्ट करता है तो वहां पे भी आपने देखा रहेगा हम लोग पहले जाके चेक करते हैं, अगर HTTPS है तो आपको ऐसा कुछ एक लॉक साइन दिखाई देता है ना, ऐसा लॉक साइन आएगा। तो ये जो लॉक साइन है, ये लॉक साइन का मतलब क्या है कि आपका जो साइट जहां पे अगर मैं मेरे फाइनेंशियल डिटेल या कुछ भी डेटा अगर शेयर कर रहा हूं तो वो सिक्योर्ड रहेंगे, ये हमें पता चल सकता है। तो ये वेब ब्राउजिंग प्रोटोकॉल्स है आपके। और बाय द वे ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ये आपके व्हाट वी से स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब है ये खुद के पास कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है ना।
दे डोंट मेंटेन हिस्ट्री। तो अगर मुझे हिस्ट्री मेंटेन करना है तो मुझे कुकीज मेंटेन करना पड़ेगा, और कुकीज मुझे क्लाइंट साइड पे नहीं रखना है, तो हम लोग सर्वर साइड से एक सेशन भेजेंगे और ये सेशन वेरिएबल क्लाइंट साइड पे कुकीज फॉर्मेट में ये सेशन वेरिएबल जो है ये सेव होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पैटर्न होता है, ये हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ है, वही चीज है। एफटीपी, एसएमटीपी, और ये आपके अगर मुझे फाइल भेजना है तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम में आएगा। अब ईमेल के साथ काम करना है तो एसएमटीपी काम में आएगा। अब वो ईमेल को अगर मुझे, अब पॉप थ्री बेसिकली क्या करेगा, जब जब मैं ईमेल आईडी मेरे ईमेल अकाउंट में लॉग इन करूंगा तो जो भी सर्वर पे ईमेल रहेंगे वो सारे मेरे लोकल कंप्यूटर पे डंप हो जाएंगे, सर्वर पे कुछ नहीं रहेगा। आईमैप बेसिकली सारे ईमेल आपके सर्वर पे ही रखता है। ठीक है, सारे ईमेल हमारे सर्वर पे रहता है, उसके लिए ये वाला प्रोटोकॉल हम लोग यूज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारे अलग अलग है। और ईमेल ट्रांसमिशन के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये आपके इंटरनेट स्टैंडर्ड हो गए। आप जो भी वाईफाई या कुछ भी कनेक्ट करते हैं उसके लिए 802 पॉइंट, अगर आपको पता रहेगा 802.11a, देन 11b, देन 11g, ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स जो है ये हमारे काम में आता है। नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सिंपल है, जो आप इजीली देख सकते हो। आईपी एड्रेसिंग एंड डीएनएस। आईपी एड्रेसिंग, हम लोग हर कोई भी जब कनेक्ट होता है तो आईपी एड्रेसेस आता है। डीएनएस का मतलब क्या रहता है, अगर मैं यहाँ पे google.com डालता हूँ तो ये google.com जो है ये मेरा डोमेन हो गया, और ये डोमेन के साथ में एक आईपी एड्रेस जो है वो लिंक्ड रहेगा, ऐसा कुछ। तो जब मैं इस पे जाऊंगा तो डीएनएस जो है, डोमेन नेम सिस्टम जो है वो बेसिकली, या डोमेन नेम सर्विस जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये डोमेन के साथ में google.com के साथ में कौन सा आईपी एड्रेस लिंक्ड है उसको ढूंढ के लाएगा और उसमें से मुझे डिटेल प्रोवाइड करेगा। और आपके आईपी एड्रेसेस दो टाइप के रहते हैं आजकल, बाय द वे, आईपी वर्जन 4 एंड वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आपका आईपी एड्रेस 32 बिट्स का रहता है, आईपी वर्जन 6 में ये 128 बिट्स का अल्फा न्यूमरिक बहुत बड़ा रहता है जो हमें याद नहीं रह सकता। तो आईपी वर्जन 6 में जो भी हमारे मशीन्स रहते हैं उसके अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक होता है। आईपी वर्जन 4 में हम लोग मैन्युअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बराबर है। ये डीएनएस दिया हुआ है आपको। नेटवर्क टोपोलॉजीज, ये नेटवर्क टोपोलॉजी, ये सिमिलर टाइप के टोपोलॉजीज जो है वो आज भी हम लोग सोशल नेटवर्क में भी यूज करते हैं। आगे हम लोग उसी पे बात करेंगे। स्टार बस, मैश, रिंग, हाइब्रिड, ये सारे हैं। अब आपके कंपोनेंट्स कौन से इंटरेक्ट करता है, यूजर जो है अगर आप देखेंगे सिंपल सा है, अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में। अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेबसाइट वाया ब्राउजर, अ रिक्वेस्ट इज सेंट थ्रू राउटर। राउटर बेसिकली क्या कर रहा है, रूट बता रहा है ना। जैसे अगर मुझे चाहिए कि मैं google.com, या फिर मैं अपना कोई वेबसाइट बना रहा हूं, समझो कि मैं यहाँ पे SNDT बना रहा हूं, तो SNDT/MSCCS.HTML, तो ये मेरा राउट हो गया। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक राउट, मतलब ये पेज पे जाऊंगा तभी मुझे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मिलेगा। एग्जैक्टली सेम वे जब हम लोग कुछ डेटा भेजते हैं तो एग्जैक्टली वो डेटा कौन से एड्रेस पे जाना चाहिए वो राउटर बताता है आपको। नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, ये ऑलरेडी हमने बात किया। डीएनएस सर्वर रहता है जो डोमेन और आईपी एड्रेस को साथ में बाइंड करना, और कोई एक डोमेन नेम डाला है तो उसमें से आईपी एड्रेस फेच करना। वेब सर्वर्स रहता है जो वेबसाइट होस्ट करने में काम में आता है। AWS है मेरे पास, या फिर मैं क्लाउडिनरी यूज कर सकता हूँ, या ऐसे पचासों अलग 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 आपको सर्वर मिलेंगे जहाँ पे मैं डेटा, गोडैडी है एक बहुत पॉपुलर, अगर आपने सुना रहेगा, तो यहाँ पे जाके हम लोग हमारा जो डेटा है वो होस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। ये बाकी ये सिंपल सी चीजें है। चलो अब हम लोग आते हैं, रिलेशन बिटवीन सोशल नेटवर्क डिफर्स फ्रॉम रिलेशनशिप इन बिजनेस नेटवर्क। तो जो रिलेशनशिप है सोशल नेटवर्क पे और बिजनेस नेटवर्क में जो रिलेशन है उसमें फर्क क्या है। तो रिलेशन इन सोशल नेटवर्क एंड बिजनेस नेटवर्क कौन से जगह पे अलग अलग है, तो अगर आप देखेंगे पर्पस एंड नेचर। सोशल नेटवर्क अगर हम लोग बात करेंगे, पर्सनल कनेक्शन बनते हैं, फ्रेंडशिप वाले रहता है, बराबर है। या फिर कभी कभी ऐसा होगा कि मैं, लेट्स से, लिंक्डइन पे हूं मैं, एक जावा डेवलपर हूं और कोई दूसरा भी जावा डेवलपर है, हम दोनों एक सेम कम्युनिटी फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम दोनों एक सेम इंटरेस्ट फॉलो कर रहे हैं, उससे एक रिलेशन बनेगा, है ना। तो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट, एंटरटेनमेंट रिलेटेड, या फिर कोई एक बिजनेस, नॉर्मली कोई एक ऑफिस में साथ में काम कर रहे हैं, कॉलेज में साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम पे आप सोशल नेटवर्क पे एक दूसरे के फ्रेंड लिस्ट, फॉलो लिस्ट में आ सकते हैं। बिजनेस नेटवर्क प्योरली करियर ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल कनेक्शंस हमारे बन सकते हैं, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड। जैसे मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा तो लिंक्डइन पे मैं हर किसी को फॉलो नहीं करूंगा, जो मेरे कोई मेंटर्स रहेंगे, जो मेरे कोई प्रोफेसर्स रहेंगे, वही कोई लोगों के साथ मैं यहाँ पे रिलेशन बनाऊंगा जो मेरे डोमेन या मेरे नेटवर्क में मुझे काम में आ सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे सोशल नेटवर्क और जो आपका बिजनेस नेटवर्क है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। जॉब हंटिंग, मॉन्स्टर जॉब या ऐसे कोई इंडस्ट्री करियर ग्रोथ ग्रोथ वाले जो रहेंगे, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, इंस्टा। नाउ नेक्स्ट इज strength of connection, social network relation tends to be stronger and more personal यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि मैं फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज, स्कूल फ्रेंड के साथ में रिलेशन में हूँ यहाँ पे, या फ्रेंड लिस्ट में हूँ। और यहाँ पे ये बिजनेस नेटवर्क है, ये ट्रांजैक्शनल और गोल ओरिएंटेड रहेगा। मैं कोई कंपनी या उनके लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ दिया, खत्म, मैं बाय बोल दूंगा, उसके आगे मैं उनसे ज्यादा कनेक्शन में नहीं रहूंगा। तो ये प्योरली आपका प्रोफेशनल रिलेशन होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट स्टे इन टच विद ओल्ड क्लासमेट्स, एंड बिजनेस के अंदर सेल्स पर्सन कनेक्ट विद द पोटेंशियल क्लाइंट एंड पार्टनर एट अ ट्रेड कॉन्फ्रेंस। वो हमेशा हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर वो हमेशा अगर ऐसा पिंग करेगा तो हम लोग उसको स्पैम में डाल देंगे। कम्युनिकेशन स्टाइल, यहाँ पे हम लोग का फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है, आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, कैजुअल वे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। फोटो वीडियो कोई हमने पार्टी प्लान किया था उसके आप शेयर कर सकते हैं। और बिजनेस के अंदर गोल ड्रिवन रहता है, इनवॉइस इन्वॉल्विंग ईमेल, प्रोफेशनल मीटिंग, निगोशिएशंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आएगा। सिंपल। देन लॉन्गिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सोशल नेटवर्क कैन गो लॉन्ग लास्टिंग एंड फ्लेक्सिबल हो सकता है यहाँ पे, बराबर है। किसी को मैंने फ्रेंड बनाया, किसी को मैं फ्रेंड लिस्ट में निकाल सकता हूँ, कहीं पे कंटिन्यूइंग इवन विदाउट द फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, हम लोग सालों तक स्कूल फ्रेंड्स है, सालों से हम लोग नहीं मिले फिर भी टच में है। और बिजनेस नेटवर्क ये काफी डायनेमिक रहता है, और जब तक हमारा म्यूचुअल बेनिफिट है, जब तक हम लोग वो कंपनी या बिजनेस के साथ कनेक्शन में है। जैसे मैंने अगर विजय सेल्स से या फिर मैंने क्रोमा से कोई एक डिवाइस खरीदा, उसका 2 साल का वारंटी है, तो अब 2 साल के लिए मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ। या फिर मैं जब कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा या कोई एक ऑफर रहेगा, कोई डिस्काउंट्स या कोई फेस्टिव ऑफर रहेगा, वो टाइम पे वो मुझे कनेक्ट करेंगे। तो ये प्योरली आपके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है ना। तो सोशल नेटवर्क और वो है ट्रस्ट, एक्सपेक्टेशन, ट्रस्ट और यहाँ पे लॉयलिटी। सिंपल है, बिजनेस नेटवर्क के अंदर रिलायबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म कितना है, म्यूचुअल बेनिफिट्स कितने हैं, उसके बेस के ऊपर हम लोग ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो ये सिंपल हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन पे जाता है। व्हाई इज नेटवर्क एनालिसिस इंपॉर्टेंट इन फील्ड ऑफ सोशल साइंस, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। तो नेटवर्क एनालिसिस क्या है, क्यों जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे नेटवर्क एनालिसिस क्रूशियल होता है, जो बेसिकली हमें रिलेशनशिप, इंटरैक्शन और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और उसके लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस है, सोशल साइंस मीन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब क्या रहेगा, मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन क्या है वो। साइकोलॉजी मतलब मैं क्या सोच रहा हूं या आप उसका चेंज कैसे कर सकते हैं, एंड एंथ्रोपोलॉजी आएगा, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जहां पे हम लोग सोसाइटी समझते हैं, साइकोलॉजी समझते हैं, और वहां पे कोई कल्चर या कैसे डेवलप हुआ है। जैसे इंडिया में कोई कल्चर, कोई रिलीजन कैसे डेवलप हुआ है, ये पूरा हिस्ट्री मुझे पता है उसका। और आज लोग क्या कल्चर फॉलो करते हैं ये मुझे पता है, और अभी लोग क्या चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना, वो मुझे पता है। तो ये 3 चीज जब मैं कंबाइन करूंगा ना, तो मैं किसी का भी थिंकिंग या किसी का भी पैटर्न या बिहेवियर या लिविंग स्टैंडर्ड मॉडिफाई कर सकता हूँ। और यही आज के टाइम पे होता है। स्टडी ऑफ सोसाइटी, उनका हिस्ट्री समझो कि पास, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सडनली अगर हमारे यहाँ पे मुगल और मराठा का वो जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चला, तो एंथ्रोपोलॉजी हमें क्या बताएगा कि भाई हिस्ट्री क्या था, क्यों ये झगड़ा चल रहा है। अगर मुझे झगड़ा ही नहीं पता है तो मैं इसको बिजनेस में कैसे डेवलप करूंगा। आज अगर आप देखोगे फेसबुक, यूट्यूब स्पेशली आपको सजेस्ट कर करके ये टाइप के वीडियोस बताएगा बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, मैं कौन से टाइप में या मैं कौन से साइड पे हूँ। तो वो साइड के जो पॉजिटिव वाले हैं या वो साइड के जो ज्यादा निगेटिव वाले हैं, जिससे लोग ज्यादा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो, वैसे चीजों को ये बताता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस और वायरल ट्रेंड, अब वायरल के अंदर हमने 50 बार देखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई तो एक कुंभ मेला में आपने देखा रहेगा, कोई एक लड़की थी जो कुछ तो प्रोडक्ट बेच रही थी, सडनली वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई। क्यों, पता नहीं। कैसे वायरल हुई, पता नहीं, कुछ तो हुआ, वायरल हो गई, है ना। देन कोलावरी डी वाला आपने कोई सॉन्ग सुना रहेगा, सडनली वायरल हो गया। देन ऐसे 50 एग्जाम्पल है जिसके अंदर वो हमने सर्टन देखा रहेगा, वो पीछे तो देखो करके, वो एक छोटा बच्चा था, वायरल हो गया। और ऐसे बहुत सारे कोई सॉन्ग्स रहते हैं, सडनली वायरल हो जाता है। अब वो क्यों वायरल हो रहा है, कभी कभी तो वो सॉन्ग इतने फालतू रहते हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों वायरल हो रहा है, बट वो एक ट्रेंड बन जाता है ना। तो सोशल इन्फ्लुएंसेस, और ये सोशल इन्फ्लुएंसेस जो है ये कोई वायरल ट्रेंड फॉलो करते हैं जिससे वो एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंच पाता है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट या फिर
ट्विटर पे या कोई एक सोशल नेटवर्क पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना यही वे में चालू होता है। तो रिसर्चर्स यूज नेटवर्क एनालिसिस टू स्टडी हाउ आइडियाज, रूमर्स और बिहेवियर स्प्रेड इन सोसाइटी। तो व्हाट्सएप पे अगर मुझे कोई फेक न्यूज फैलाना है, ऐसे ही कोई मैं वायरल ट्रेंड यूज करूंगा। सो पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसे ही होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बार ऐसे ही स्प्रेड किया जाता है। यू डोंट बिलीव, बट व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया, ऐसा कोई एक हैशटैग है ट्विटर पे, जाके चेक करो। आपको भर भर के इंडिया के बारे में कुछ भी बड़बड़ करने वाले लोग मिलेंगे जो कुछ भी डालते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उस पर नंबर ऑफ व्यूज उनको ज्यादा आ रहा है, तो वो फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया अगर डालेंगे तो ये क्या हो गया, आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। और सेम वे यूट्यूब पे भी अगर आपने देखा रहेगा, भर भर के कुछ थंबनेल रहते हैं एकदम फालतू फेक न्यूज वाले, लेकिन लोग जाके क्लिक करते हैं उसको। और सेम वे में क्रिमिनल नेटवर्क और टेररिज्म काम करता है। कैसे? मैं अगर कोई एक, जैसे अभी मुगल और मराठा वाला जो चल रहा है, अगर मैं मुगल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं और सडनली कोई एक आई कैन से कि जो टेररिस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, उनको रेडिकल बना रहा है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द बेटर वर्ड। तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कौन कौन लोग हैं जो ये मुगल रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज है उसमें मुगल्स को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और फिर वो क्या करेंगे, उनको एक अलग ग्रुप में डालेंगे, वहां पे ज्यादा अलग अलग ऐसे पोस्ट डालेंगे कि ये देखो, ये हमारे साथ ऐसा इंजस्टिस हुआ है, ऐसा इंजस्टिस हुआ है। ये बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश के अंदर अगर आपको पता रहेगा, कंप्लीटली उसको खलीफा बनाने का काम चालू है, मतलब एकदम कट्टर मुस्लिम लॉ लगाने का वहां पे एक मूवमेंट चालू है। अब ये सडनली नहीं हुआ है, जब भी वहां पे उनके पीएम को हटा दिया लोगों ने, कोई भी आके टेक ओवर कर लिया, और इलेक्शन बहुत टाइम तक जब नहीं हुए, तो सडनली अंदर से इंटरनली कोई एक दूसरे जगह से मुस्लिम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन आया, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म का यूज किया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, एक अलग से एक ग्रुप में डाला। समझो, प्योर सोशल नेटवर्क यूज हुआ है बांग्लादेश के केस में आज। और वो यूज करके उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रैली प्लान किया, और उनकी मिलिट्री रोक नहीं पाए। उतना बड़ा पॉलिटिकल रैली आज भी चल रहा है वहां पे। जाके एक बार न्यूज देखो, आपको पता चलेगा कितने बड़े लेवल पे ये ये वाला जो पॉइंट है, कितने बड़े लेवल पे यूज हुआ है। और इसको प्लान करने के लिए कंप्लीट टीम की जरूरत है, जो सोशल नेटवर्क और उसके एल्गोरिदम्स को ध्यान से समझे। तो प्योर आईटी टेक्नोलॉजिकल पर्सन की जरूरत है, प्लस डिजिटल मार्केट वाले की, और जो एसईओ ढंग से कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमिक, तो ये पब्लिक हेल्थ जो कोविड वाला, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगेन यहाँ पे बेस्ट वे में यूज हुआ था। बिजनेस, कस्टमर और मार्केटिंग इनसाइट्स, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अमेजॉन के अंदर जो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स जो मैं मूवी या कोई वेब सीरीज देख रहा हूँ, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से वैसे सिमिलर टाइप के डिटेल्स मुझे और प्रोवाइड करेगा। देन सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग सप्लायर नेटवर्क आइडेंटिफाई करेंगे। एक ग्रोसरी सर्विस अगर चलाना है, 15 मिनट आधे घंटे में डिलीवरी करना है, जैसे ब्लिंकिट है, तो वो टाइम पे हमारे पास नेटवर्क कैसा काम कर रहा है, कितने लोग अवेलेबल है, और कहाँ पे डिमांड ज्यादा है। कहीं पे भी जाके ब्लिंकिट काम नहीं करेगा। मैं कहीं रूरल एरिया में जाऊंगा, वहां पे ब्लिंकिट का नामो निशान नहीं है ना। तो वो सब आएगा। और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, वेब एनालिसिस, जैसे गूगल का पेज रैंकिंग एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तीन चीजें साथ में कंबाइन काम में कर रहे हैं, जो जिसके थ्रू हम लोग बेटर वे में ये सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इंटरनेट एंड वेब एनालिसिस, गूगल का पेज रैंकिंग एल्गोरिदम जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। देन साइबर सिक्योरिटी एंड फ्रॉड डिटेक्शन, जिसमें अगर आप देखेंगे तो हमने जो ट्रू कॉलर यूज किया था, ये एक उसका बेस्ट एग्जांपल है। और एआई मशीन लर्निंग, जहां पे फेसबुक, लिंक्डइन, अब फेसबुक मशीन लर्निंग का एआई का बेस्ट वे यूज करता है। और कभी कभी अगर आप देखेंगे फेक अकाउंट डिटेक्शन, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। दूसरा, अगर मैं जैसे YouTube पे देखो, YouTube पे अगर कोई एक चैनल बना रहा है, अब वो ह्यूमन है कि नहीं है, तो उसके लिए अगर आपको पता नहीं रहेगा, तो YouTube ने रिसेंटली एक ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चालू किया है, जहां पे जो पर्सन है, जो वो YouTube चैनल का ओनर है, वो
जब कभी एक लिमिट से ज्यादा अगर कोई वीडियोस अपलोड कर रहा है तो उसको एक ह्यूमन वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, एक 6 सेकेंड्स का एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरा फेस लेफ्ट और राइट साइड से हम लोग डालेंगे, और वो आपका एआई एल्गोरिदम जो है वो रिकॉग्नाइज करके बताएगा कि हाँ ये ह्यूमन पर्सन ही है जो वीडियो अपलोड कर रहा है। तो उसके बाद में हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो अगेन ये एआई और मशीन लर्निंग वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अनडायरेक्टेड एजेस इन रियल वर्ल्ड। डायरेक्ट अनडायरेक्टेड, जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था डायरेक्ट और अनडायरेक्टेड के बारे में। तो डायरेक्टेड आर्क वाले रहेंगे स्पेसिफिक, जैसे ये एरो है ये डायरेक्टेड है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, वन वे कनेक्शन है। तो मैं एक्स पे किसी को फॉलो कर रहा हूं, मैं अगर इफ आई एम हियर है ना एंड आई एम फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर, तो ये पीएम है, तो ये वन वे कनेक्शन है, मैंने एक्स पे इनको फॉलो किया, दिस इज वन वे कनेक्शन, एरो डायरेक्टेड है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे मैंने बताया ट्विटर, इंस्टा, वेब लिंक हो सकते हैं हमारे, जहां पे कोई एक वेबसाइट को मैं यहाँ पे व्हेन अ वेबसाइट लिंक्स टू अनदर साइट द रिलेशन इज वन वे। तो हमारे पास जैसे विकिपीडिया है, तो विकिपीडिया पे मैं जाऊंगा और वहां पे आपको कोई दूसरे रिसोर्सेज का लिंक मिलेगा, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मैं वो साइट पे जा सकता हूँ, लेकिन वहां से वापस मैं विकिपीडिया पे नहीं आ सकता, उन्होंने कोई विकी लिंक नहीं दिया है वहां पे, मुझे विकिपीडिया पे इंडिविजुअली वापस आना पड़ेगा। ईमेल कम्युनिकेशन वन वे होगा। अनडिरेक्टेड, कोई भी एरो डायरेक्शन नहीं दिया है ना, जैसे फेसबुक पे फ्रेंडशिप है, रोड लाइंस है, या फिर ऐसे कोई एक बुक लिखने वाले को ऑथर्स रहेंगे, दो चार रिसर्चर ने साथ में मिलकर एक रिसर्च पेपर बनाया, ये अनडिरेक्टेड रहेगा, किसका कितना भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके की डिफरेंसेस है, अगर आप देखेंगे डायरेक्शनलिटी वन वे होता है, अनडिरेक्टेड के अंदर टू वे रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। एग्जाम्पल ये ट्विटर आ सकता है, ये फेसबुक फ्रेंडशिप आ सकता है जो हमने बात किया। Next question, how do adjacency matrix and edges list help in representing network, which is more efficient in different scenario? Adjacency matrix and edge list कैसे काम करेंगे, adjacency matrix क्या रहेंगे, और ये हम लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। तो यहाँ पे पहले क्या बोला है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हम देखते हैं ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम कुछ भी हो सकता है, तो रो एंड कॉलम्स रहेंगे हमारे, एंड एंट्रीज इसके अंदर इंडिकेट होगा, तो यहाँ पे ये रोज कॉलम है और इसके अंदर कुछ एंट्रीज आएंगे, ठीक है, ऐसे कुछ एंट्रीज आएंगे। तो ये मेरा रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, और ये मेरा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो अब अगर मुझे चेक करना है कि रो 2 कॉलम 2 क्या है, 5 है, सेम जैसा हमने मैथ्स में मैट्रिक्स सीखा है वो सेम सिनारियो है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्राफ में आपके पास नोड्स रहता है, और वो सेम हम चीज यहाँ पे रिफर करता है, ये सेम। जैसे अगर आप देखेंगे वेट हम लोग यहाँ पे बताते हैं, वेट का मतलब क्या है, मैं अगर यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे पास ग्राफ के अंदर ए बी सी 3 नोड्स है ना, और उनका वेट क्या रहेगा, एजेस जो है वो 1 या 0 इंडिकेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पास जो अगर एक भी एज या नोड अगर 0 वैल्यू है, मतलब उनका वेट 0 है, मतलब वो दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, या वो दोनों के बीच में कोई एक म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। तो ए एंड बी, ए एंड सी एग्जिस्ट, तो ए जो है, ए में ए 0 और 1 पे क्या आपको रिलेशन मिल रहा है, तो ए में अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ए 0 1, तो ए 0 1 पे अगर यहाँ पे जाके मैं देखूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन है, दूसरा ए ये वाला है ना, तीसरा ये वाला है, नेक्स्ट ये वाला है। तो ऐसे हम लोग जाके यहाँ पे देखेंगे कि वो दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं, रिलेशन मतलब फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब आएगा। अब आराम से देख सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने डेटा स्ट्रक्चर का आपको बताया था, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस अगर यहाँ पे जब मैं रिलेशन देखने में जाऊंगा मैट्रिक्स फॉर्मेट में, तो जितने ज्यादा रिलेशन रहेंगे मेरा टाइम रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द टोटल रिलेशन विल बी मोर। तो एक रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे 1 यूनिट ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक है, 1 यूनिट ऑफ टाइम टू रिप्रेजेंट 1 रिलेशन। और वैसे ही अगर मुझे 50 रिलेशन अगर आइडेंटिफाई करना है तो मुझे 50 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, 50 यूनिट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी हम लोग यहाँ पे बेसिकली एग्जीक्यूशन करेंगे, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए मुझे कितना स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा, तो जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उतना स्पेस का आपका रिक्वायर्ड बढ़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, है ना। देन एज लिस्ट, तो एज लिस्ट इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ एजेस, ठीक है, जैसे ए से बी पे जा रहा है और उसका वेट 1 का है, ए से सी पे जा रहा है उसका वेट 1 का है, देन बी से ए पे जा रहा है उसका वेट 1 का है,
सी से ए पे आ रहा है, उसका वेट 1 का है। तो यहाँ पे एजेस का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ने क्या लिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने ई लिया हुआ है, वेर ई इज द नंबर ऑफ एजेस, है ना। तो नंबर ऑफ एजेस जितने बढ़ेंगे उतना मेरा टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, और टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ेगा उतना मेरा स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। तो ये दोनों आर को रिलेटेड विथ ईच अदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इजी टू इंटरेक्ट थ्रू एजेस, प्रेफर्ड ग्राफ, ट्रावर्सल एल्गोरिदम। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीएफएस या डीएफएस हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप हमने सुना रहेगा बीएफएस और डीएफएस क्या है, डेप्थ फर्स्ट एंड ब्रेथ फर्स्ट, है ना। यस गर्ल्स, बीएफएस यस डीएफएस याद आया, ऐसा कुछ डेटा बिल्कुल। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। यस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने सीखा उसका सेम एक आपको मोर एफिशिएंट कौन सा है। तो सिनारियो में अगर स्मॉल ग्राफ है, थोड़े नोड्स है और मोर एजेस है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू स्पेस नॉट अ बिग इशू यहाँ पे, लेकिन जो मेरा आउटपुट है या लुकअप है या जो आउटपुट जनरेट होगा वो जल्दी होगा। अगर हम लोग स्पार्स टाइप का ग्राफ यूज कर रहे हैं जहां पे नोड्स बहुत ज्यादा है लेकिन एजेस कम है, वो टाइम पे एज लिस्ट हम लोग यूज करेंगे जो मेमोरी सेव कर सकता है, एंड अलग अलग नोड्स पे ट्रावर्सल मेरा इजी वे में हो सकता है। ग्राफ एल्गोरिदम, फ्लॉयड वॉर्शल या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स में वे में बताते हैं, जिससे यहाँ पे जो ऑपरेशंस है इसको हम लोग ज्यादा एफिशिएंट वे में बता सकते हैं। डायनेमिक ग्राफ अगर आप देखेंगे, एडिशन और रिमूवल, कोई कनेक्शन बने कोई कनेक्शन डिलीट हुए, ऐसा अगर कुछ मुझे बताना है तो वो टाइम पे एडिंग और रिमूविंग ग्राफ के लिए एज लिस्ट वाला कंसेप्ट मेरा बेटर काम करेगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क और इकोलॉजिकल सिस्टम्स कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हाट रोल डू नेटवर्क प्ले इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो ये उसका बेसिक आपको दिया हुआ है, जैसे हमारे पास ब्रेन कैसे, स्पीशीज कैसे काम कर रहे हैं और डिजीज कैसे स्प्रेड हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल, अब ये क्यों हम लोग बात कर रहे हैं, कोविड टाइम पे आपका सोशल नेटवर्क एनालिसिस ने ही सबसे ज्यादा हेल्प किया था टू फाइट विद दिस पेंडेमिक। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क अगर आप देखेंगे, ब्रेन जैसे काम कर रहा है वैसा ही हम लोग एआई को फंक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं, टू मेक एआई फंक्शन एग्जैक्ट सेम जैसा ब्रेन काम कर रहा है। सो न्यूरल नेटवर्क आपका वैसा ही बन रहा है जैसा, सॉरी, ब्रेन जैसा है वैसा ही हम लोग न्यूरल नेटवर्क एआई बेस्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं जो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करता है, अगर आपने सुना रहेगा तो, है ना। जैसे वो आपने मुन्ना भाई देखा रहेगा, केमिकल लोचा वाला, जहाँ पे उसको कुछ विजुअलाइजेशन आने चालू होता है, क्यों, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। तो यहाँ पे केमिकल सिग्नल्स आता है, इलेक्ट्रिकल हमारे सिग्नल्स जनरेट होते हैं, तो अगर मैं हैंड मूव करने का ट्राई कर रहा हूँ सेम काम कर रहा है। तो रियल वर्ल्ड में ह्यूमन ब्रेन में नोड्स मतलब न्यूरॉन्स होता है, और एजेस का मतलब है उनके बीच में जो सिग्नल पास हो रहे हैं या कनेक्शन बन रहा है। प्रोसेस में न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, और जिसके थ्रू हमारा मेमोरी बिल्ड होता है या फिर हमारा बॉडी का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये सेम एग्जांपल है। अब इसको एआई में हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, ANN। तो जैसा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, उसको उसको ध्यान में रखते हुए हमने ANN बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग डाल रहे हैं, और ये मशीन लर्निंग के थ्रू आपका डिवाइस मूव कर सकता है, मेमोरी स्टोर कर सकता है, टास्क कर सकता है, इमेज रिकॉग्नाइज कर सकता है, स्पीच या सेल्फ ड्राइविंग कार, ये इसके बेस पे कर रहा है। तो जैसा हमारा, जैसे मैं अगर ड्राइविंग सीख रहा हूं, तो इससे क्या होगा, मैं जब अगर ड्राइविंग सीख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ कि अब सॉरी, तो अब अगर मुझे लाइसेंस मिला, मैंने प्रैक्टिस किया, तो मेरा ब्रेन जो है, मेरा मतलब एक लर्निंग डेवलप हुआ मेरे ब्रेन में कि कब मुझे ब्रेक मारना है, कभी मैं गियर चेंज करूंगा, कैसे करूंगा, क्लच कितना धीरे से छोड़ना है, एक्सीलेटर पे कैसे पैर लगाना है, ब्रेक कितना स्लो या जोर से मारना है। तो ये सारे क्या हुआ, मेरे लर्निंग के बेस पे आया ना। तो वैसे ही आप मशीन को जब लर्निंग फेज में डालते हैं उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं, जहां पे वो भी ऐसी चीजें सीखेगा, हाँ, लेकिन हमारे जितना टाइम नहीं लगाएगा। ये 2 मिनट में, 2 घंटे में और 2 दिन में बहुत सारी चीजें सीख सकता है, जिसको सीखने में हमें 2 साल लग सकते हैं या 20 साल लग सकता है। अब ये तो आपका न्यूरल नेटवर्क वाला हो गया। इकोलॉजिकल नेटवर्क, फूड वेब और स्पीशीज इंटरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके, अच्छा, प्रीडेटर और प्रे वाला, है ना, शिकारी और शिकार।
तो यहाँ पे फूड वेब आता है। फूड वेब मतलब मरीन लाइफ है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को शार्क खाती है। और पॉलिनेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, बी पॉलिनेट फ्लावर्स एंड हेल्प टू प्लांट और रिप्रोड्यूस द प्लांट्स, है ना। डिजीज ट्रांसमिशन, कोविड का हमने एग्जांपल लिया था। तो अब यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है, मैं एक मैसेज 5 लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो 5 लोग और 50 को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो 50 और 500 को फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये बीमारी है जो चालू रहता है। हमारे सबके फ़ोन में कोई ना कोई एक फैमिली ग्रुप होगा, कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप रहेगा जिसमें भर-भर के लोग गुड मॉर्निंग वाले मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेज दिखते हैं। बस वो सेम है। जेनेटिक एंड प्रोटीन इंटरैक्शन, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जेन रेगुलेटरी नेटवर्क्स रहता है, जो बेसिकली एक्सप्रेशन इन्फ्लुएंसिंग ट्रेट एंड डिजीज। तो अगर मेरे फैमिली में किसी को अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का इशू है, तो चांसेस ज्यादा है कि मुझे भी आ सकता है ना। जीन्स में हो सकता है वो। तो बस वही है। और प्रोटीन के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे एंजाइम रिएक्शन हो सकता है, सेल्यूलर हो सकता है। तो अब यहाँ पे मेडिकल एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम लोग उसको हटाने का ट्राई कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग कंप्यूटर में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर मुझे पता चला, अम, कोई एक नेटवर्क में है, लेट्स से एक प्रॉब्लम अगर फेसबुक में है, तो फेसबुक का बच्चा इंस्टा है। तो अगर फेसबुक में कोई तकलीफ है, उसके जीन्स में अगर कोई तकलीफ है, तो वो सेम तकलीफ इंस्टा पे आ सकता है। और फेसबुक और इंस्टा दोनों के जीन्स में अगर कोई तकलीफ है, एल्गोरिदम में कोई तकलीफ है, कोई इशू है, तो वो सेम इनहेरिट हो सकता है व्हाट्सएप पे। तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग कोई मेडिकल साइंस नहीं पढ़ रहे। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क लाइक इंटरनेट एंड इट इम्पैक्ट द कम्युनिकेशन एंड डेटा फ्लो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन डेटा फ्लो कैसे काम कर सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजिकल नेटवर्क, जैसे इंटरनेट है, या अगर आप देखेंगे एफिशिएंसी, स्पीड, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कितना एफिशिएंट है ना। और दूसरा है रिलायबिलिटी, मतलब फेलियर मिनिमम आने चाहिए और रिकवरी फास्ट होना चाहिए, ये आपका रिलायबिलिटी आता है। सिक्योर है कि नहीं है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन कितना बेटर वे में काम कर रहा है। और उसको यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन या डेटा ट्रांसफर करेंगे। अब वो डेटा ट्रांसफर या कम्युनिकेशन कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी डिवाइसेस के बीच में हो सकता है ना, जब डेटा मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर फेलियर हुआ तो जल्दी से फेलियर डिफाइन करो। और अगर मुझे इसको स्केल करना है, बड़े ऑपरेशंस अगर इसमें ऐड करने हैं, तो इसका कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल आपके नेटवर्क टोपोलॉजी रहता है, सेंट्रल एंड डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, 3 टाइप रहता है। सेंट्रलाइज एक ही मेरा मेन सर्वर रहेगा, जिससे बाकी सारे जो सर्वर्स है वो कनेक्टेड रहेंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब है मुझे 50 बार एक लोकल डेटा की बार बार जरूरत पड़ती है, तो वो मैंने उठा के आपके पास रख दिया है ना, सो दैट आप बार बार रिक्वेस्ट ना करो। जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे किसी का अगर स्टेटस देखता हूं, तो वो टेम्पररी मेरे फोन में डाउनलोड हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब अगर मैं वो सेम स्टेटस रिविजिट करूंगा, तो मुझे इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है मैं सिटी वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बिकॉज ये डेटा सिर्फ मुंबई में या सिर्फ इंडिया में काम करेगा। तो मैंने वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना दिए, कंट्री या रीजन स्पेसिफिक। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सिंपल वे में दिया है। वन मेन हब रहेगा जो सारे नेटवर्क को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है। जैसे टेलीफोन नेटवर्क में आपका सेंट्रलाइज नेटवर्क काम करेगा। डिसेंट्रलाइज सीडीएन नेटवर्क्स रहते हैं। अब अगर हम लोग वेबसाइट के ऊपर कोई आइकन्स डालते हैं, या फिर मैं बूटस्ट्रैप अगर यूज कर रहा हूं, तो ये इसके थ्रू जो मैंने डिजाइन्स या आइकन्स अगर लिए हुए हैं, तो जब मैं इसको एक्सेस करूंगा, तो सीडीएन नेटवर्क का मतलब क्या रहता है, वो बेसिकली मेरा करंट लोकेशन देख के वो लोकेशन से नियरेस्ट जो सर्वर रहेगा ना, वहां से डेटा उठा के देगा। सो मेरा कम्युनिकेशन फास्टर हो सकता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आता है, ठीक है, जिससे कोई नेटवर्क में एक जगह फेलियर हुआ तो भी पूरा नेटवर्क डाउन नहीं जाएगा। इसके लिए हम लोग ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, जहां पे डिपेंडेंसी, सेंट्रल डिपेंडेंसी मेरा 0 है। और इसी के लिए तो मैक्सिमम कंपनीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिससे डिपेंडेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कोई एक जगह पे अगर फेलियर हुआ, तो वो फेलियर वहीं पे इंपैक्ट करेगा, पूरे नेटवर्क को कहीं पे वो प्रॉब्लम नहीं जनरेट करेगा। अब इसमें हमारे अलग अलग टोपोलॉजीज आते हैं, जैसे स्टार टोपोलॉजी है।
सेंटर में राउटर रहता है और आजू बाजू में आपके डिवाइसेस रहते हैं। मैश टोपोलॉजी है, मल्टीपाथ इंटरकनेक्टेड है। मिलिट्री या इमरजेंसी नेटवर्क हम लोग मैश टोपोलॉजी से बनाते हैं। क्यों? बिकॉज ये फॉल्ट टॉलरेंस रहता है। मिलिट्री सर्विस कभी भी अगर एक नेटवर्क डाउन हुआ तभी भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए। तो मिशन क्रिटिकल जो भी रहेंगे, मिशन क्रिटिकल जिसके फेल होने से बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, वैसे जगह पे हम लोग मेश टोपोलॉजी जो है वो यूज करते हैं। ट्री टोपोलॉजी हायरार्कल रहता है, तो हायरार्कल में हम लोग यहाँ पे ऐसे समझो कि मेरा पेरेंट है, पेरेंट का चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, ये हायरार्की आएगा। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज करता है। ठीक है, अपर लेयर से कुछ चीजें हम लोग चाइल्ड में इनहेरिट करता है। और हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर फ्रॉम द अबव। राउटिंग एंड डेटा फ्लो मैकेनिज्म, पैकेट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग हो सकता है। पैकेट स्विचिंग, सेंडिंग ईमेल ऑन ब्राउजिंग अ वेबसाइट, ये पैकेट स्विचिंग है। मैं बड़ा डेटा भेज रहा हूं तो बार बार वो डेटा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है। सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है? जब मैंने कहीं पे किसी को कॉल किया तो मेरे और वो पर्सन के बीच में एक सर्किट कनेक्ट हो गया। जैसे ही मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा ये सर्किट ओपन हो गया और अब वो नंबर पे कोई दूसरा भी कॉल कर पाएगा। आज हम लोग जब मोबाइल पे कॉल करते हैं तो सर्किट स्विचिंग टाइप का चीजें ही काम में आता है। अगर मैंने आपको कॉल किया है तो जब तक हमारा कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता तब तक आपको दूसरा कॉल जो आ रहा है वो आपको वहां पे नोटिफिकेशन आएगा कि इनकमिंग कॉल कोई, तो लेकिन दोनों जो भी कॉल कर रहा है उसको क्या आएगा? वेटिंग, बेसिकली वेटिंग वाला जो साइन है वो दिखाई देगा, है ना। इंटरनेट बैकबोन एंड राउटिंग, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू डेटा अक्रॉस नेटवर्क बेटर वे में यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और सीडीएन नेटवर्क जो रहता है ये 50 जगह पे आज के टाइम पे सीडीएन नेटवर्क हमारे बहुत बेटर वे में काम कर रहा है, जिससे स्पीड बाय कैशिंग अ कंटेंट क्लोजर टू द यूजर। तो जहां पे भी मैं हूं मेरे पास मेरे लोकेशन से नियरेस्ट सर्वर जो है वहां से मुझे डेटा लाके देगा ये। इम्पैक्ट ऑन स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो स्पीड एंड लेटेंसी, लेटेंसी का मतलब क्या रहेगा? कितना डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है ना। तो टोपोलॉजी चॉइस अगर मेरा मैश है तो ये मल्टीपाथ रहेगा एंड डिले रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। डेटा कंजेशन, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम की अगर बात कर रहा हूं तो मेरा कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ कनेक्शंस बहुत ज्यादा बनेंगे। एज कंप्यूटिंग के अंदर अगर लेटेंसी अगर आपको कम करना है ना, वेटिंग टाइम कम करना है और कम्युनिकेशन और फास्ट करना है तो सीडीएन जो है वो लेटेंसी, मेरा जो रिक्वायर्ड टाइम है वो कम करेगा और डेटा जो रहेंगे वो यूजर से ज्यादा क्लोजर जहां पे रहेंगे वहां पे वो प्रोसेस होंगे। मतलब 50 हजारों सर्वर हम लोग बना देंगे एरिया स्पेसिफिक, ये है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब है और नए लेयर्स ऐड करना और नए ब्रांचेस ऐड करना जिससे हम लोग और बड़े लेवल पे या ज्यादा फंक्शनैलिटी के बेस पे परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हायरार्किकल नेटवर्क वेल बाय एडिंग न्यू लेयर्स टू इट, और पीयर टू पीयर जैसा बिट टॉरेंट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? बेटर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन जैसा मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं स्केलेबिलिटी में। अच्छा, सिक्योरिटी वाइज कौन सा बेटर है? अगर सेंट्रलाइज नेटवर्क की अगर बात करें, दिस इज मोर वल्नरेबल फॉर साइबर अटैक, डीडॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पे सर्वर को, एक सिंगल सर्वर अगर है उसको बहुत ज्यादा अगर बिजी कर दिया तो पूरा सिस्टम आप डाउन लेके जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइज के अंदर हमें सिक्योरिटी इंप्रूव करने की जरूरत, आई मीन सिक्योरिटी हमारा इंप्रूव हो जाता है बिकॉज एक सिंगल पॉइंट कनेक्शन नहीं है मेरा, है ना। 50 मेरे अलग अलग सर्वर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ डेटा, और यहाँ पे हमें बाय द वे और सिक्योरिटी डालने के लिए फायरवॉल, ट्रू कॉलर आप समझ लो, जो जो भी डेटा आएगा वो स्पैम है या जेन्युइन है वो चेक करेगा। और एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब रीडेबल को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो ये सारे आपके सिक्योरिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म रहता है जो हम लोग यूज करते हैं। व्हाट आर द की बेनिफिट्स चैलेंजेस एनालाइजिंग द बिजनेस नेटवर्क सच एज सप्लाई चेन? तो सप्लाई चेन में मेरे की बेनिफिट्स क्या हो सकता है? एग्जाम्पल अगर देखें, सिंपल है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। एफिशिएंसी बेटर होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स मतलब कहाँ कहाँ पे चीजें अगर बेटर काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रोसरी सर्विस अगर मुझे चलाना है
तो क्या क्या बॉटलनेक्स हो सकते हैं? ट्रैफिक एक बॉटलनेक हो सकता है, डिलीवरी डिले हो सकता है, ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे यहाँ पे अमेजोन ने अपना सप्लाई चेन कैसे बेटर किया, जिससे 1 डे डिलीवरी पॉसिबल हो सकता है ना, मिनिमाइजिंग डिले इन डिलीवरी। तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटी, मतलब अगर अमेजोन एक ही सप्लायर पे अगर डिपेंड करेगा, तो अगर उसने मना कर दिया कि भाई नहीं है मेरे पास प्रोडक्ट, खत्म हो गया, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो उसको आपको बेटर बनाना है। एनहांस द रेजिलियंस बाय फाइंडिंग ऑल्टरनेट सप्लायर इन केस ऑफ डिसरप्शन। जैसे कोविड टाइम पे मेरे पास एक कंपनी अगर सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है, मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो ये आएगा। डिसीजन मेकिंग कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं? डेटा ड्रिवन इनसाइट्स अलाउज कंपनीज टू फोरकास्ट। ओके, फोरकास्ट। अब ये फोरकास्टिंग के लिए मल्टीपल चार्ट मैकेनिज्म, पावर बीआई, टेब्ल्यू जैसे डेटा एनालिटिकल टूल हम लोग यूज करते हैं, और जो मुझे फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, जहां पे हम लोग बेटर वे में कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर सकते हैं। वॉलमार्ट बेस्ट एग्जांपल है। डिमांड कब स्पाइक होगा? अगर आपको पता रहेगा, अब क्रिकेट फाइनल है, तो जब क्रिकेट का फाइनल है, वो टाइम पे मुझे पता होना चाहिए कि एक बड़ा स्पाइक कभी आएगा और ये स्पाइक कभी निकल जाएगा। अगर इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ में, तो ये जो भी प्लेटफॉर्म पे अब ये मैच आने वाला है, वहां पे स्पाइक आना 100% चांस है, और वो भी बड़ा स्पाइक। और उसमें भी अगर पाकिस्तान अगर वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, तो और भी बड़ा स्पाइक होगा। इंडिया अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये स्पाइक डाउन जाएगा। तो ये हमें पता चलना चाहिए। स्ट्रॉन्गर सप्लायर एंड पार्टनर रिलेशनशिप, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एप्पल की अगर हम लोग बात करें, तो क्वालिटी, स्पीड, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रॉड डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए हम लोग किस पे काम करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी बेसिकली ट्राई टू डिटेक्ट द फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी। जैसे आज अगर मैं 3 टाइम से ज्यादा कोई एक नेटवर्क पे अगर लॉग इन करने का ट्राई करूंगा और पासवर्ड अगर मैं रॉन्ग डालता हूँ, आप देख लो ना, बैंक पे मैं एटीएम पे जाके अगर मैं मेरा डेबिट कार्ड स्वाइप करके अगर 3 बार रॉन्ग पिन डालूंगा, सीधा कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? वो वो बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म के अंदर उन्होंने ये सीखा हुआ है कि अगर 3 से ज्यादा टाइम अगर कोई पिन ट्राई कर रहा है, मतलब ये जेन्युइन पर्सन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का चीजें हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ज्यादा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है वो ट्रैक कर सकते हैं। की चैलेंजेस बिजनेस नेटवर्क में, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटीग्रेशन इश्यूज, ये आपका की चैलेंज हो सकता है। तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहेंगे, और ये मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से डेटा लेके कलेक्ट करके उसको इंटीग्रेट करना, ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो डिजिटल ट्रैकिंग अगर मेरा कम है, तो वहां पे एक एक्चुअल जेन्यून डेटा एनालिटिक बेस्ड एक आउटपुट जनरेट करना बहुत ज्यादा तकलीफ वाला हो सकता है। जैसे अगर स्मॉल सप्लायर्स है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो वो उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं है कि वो एक कंप्लीट एनालिटिकल रिपोर्ट बना सके। तो अगर वो एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे, तो हमें वहां पे चीजें परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कितना लॉस में है, वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज रियल टाइम ट्रैकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। बेस्ट एग्जाम्पल समझो ना, आपके पास चलो ऐप है, लेकिन बस के अंदर रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल ही नहीं है। चलो ऐप में आपको 10 बस गया बताएगा, लेकिन रियल टाइम में एक भी बस नहीं गया, या एक ही बस है। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बताएगा कि हाँ बस खाली आ रहा है, लेकिन देखोगे तो भरा हुआ है। अगेन ये डिफिकल्टी है। क्यों डिफिकल्टी है? बिकॉज सप्लायर्स या डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इनके पास इतने रिसोर्स नहीं है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं किसी को डेटा दे रहा हूँ, मेरा डेटा ब्रीच हो सकता है। मैंने मेरा मेडिकल कोई एक सर्जरी कराया हुआ है, आई डोंट वांट कि वो कहीं पे लीक हो, तो अगर आप देखेंगे, या फिर मेरा बैंकिंग डिटेल किसी के पास लीक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक बड़े लेवल पे जो मेडिकल और फाइनेंशियल डेटा को सिक्योर करने के लिए बाहर के कंट्रीज में ये रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग है आपके, जिसके अंदर मेरा जीडीपीआर आता है। तो बेसिकली जो जीडीपीआर है, तो जीडीपीआर अगर आप बात करें, क्या फुल फॉर्म है इसका, एक सेकेंड। जीडीपीआर है हमारा डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। ठीक है, एक डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है जो बेसिकली अगर आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन में ये ज्यादा काम करता है, डेटा प्रोटेक्शन। तो जनरल जो जो डेटा हमारे इंटरनेट पे है, उनके लिए प्रोटेक्शन रूल्स क्या रहेंगे। और उसके आगे नेक्स्ट जो है वो है मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सीपीए जो है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो कंज्यूमर्स है उन्होंने क्या शॉपिंग किया है उनका डिटेल बाहर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट माइट पॉसिबल ना, आई एम बेसिकली परचेजिंग समथिंग एंड आई डोंट वांट कि वो डिटेल, वो हिस्ट्री बाहर जाए। आप समझो कि कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई एक मिनिस्टर है, कोई कोई भी ऐसे XYZ सेलिब्रिटीज या पर्सन है, वो क्या शॉप कर रहे हैं, कहाँ से क्या मंगा रहे हैं, उन्होंने जाके डॉक्टर से क्या ट्रीटमेंट कराया, दे डोंट वांट अदर्स टू नो इट। तो अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, उनको नहीं चाहिए कि उनके मेडिकल हिस्ट्री जो है वो बाहर है ना। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, अब ब्लॉकचेन बेस्ड अगर हम लोग देखेंगे ना, ये इसके अंदर हाई पावर्ड मशीन्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है कि मैंने आज सोचा और कर सकता हूं मैं, या AI और IoT बेस्ड अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन अगर करने हैं, इसके अंदर भी मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो सकता है। तो स्मॉल बिजनेस जो है वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए तो हम लोग AWS या फिर जो अजर जैसा सर्विस यूज करेंगे, जिन्होंने ये चीजें ऑलरेडी बनाए हुए हैं, और उसमें से मैं बिलिंग बेस पे, एक मंथली प्लान बेस पे सर्विसेज यूज कर सकता हूँ। या ऐसे कोई 50 दूसरे सर्विस आप देख सकते हैं जिसको हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो पहले ये प्रॉब्लम था जिसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं, सैप है, या ओरेकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां पे बड़े कंपनीज तो ये सैप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 5 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा कॉस्टिंग पे जाता है आज के टाइम पे। तो हर एक कंपनी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये इन्वेस्ट करने के बाद में ये आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हो गया बाय द वे। अब इसको हैंडल करने के लिए आपको अलग से टेक्निकल स्टाफ और मेंटेनेंस का कॉस्टिंग, अपने नेटवर्क को और बेटर बनाना, ये जो आपका खर्चा होगा वो तो अलग से है। अच्छा, इसके बाद में बहुत बार ऐसे होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं दे आर रेजिस्ट टू चेंज, और क्योंकि उनके पास एक्सपर्टाइज या एक्सपर्ट लोग नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वहां पे नया टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने के लिए वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, ये हमने देखा हुआ है। और एम्प्लॉयज जो है उनके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग एडवांस स्किल्स इनेबल करने की बात करेंगे, तो वो टाइम पे वो लोगों को अलग से मेहनत करना पड़ेगा, दे आर नॉट रेडी। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मुझे बहुत आराम से, मुझे पता है कि जॉब से निकालने वाले नहीं है, मैं सीखूं नहीं सीखूं फिर भी मुझे मंथली जो सैलरी है वो मिलना ही है। तो अगर मुझे वो सैलरी मिलना ही है, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर हो सकता है, लेकिन सर्टन जगह पे आप एम्प्लॉयज पे प्रेशर नहीं डाल सकते। तो सम कंपनी स्टिल रिलाई ऑन मैन्युअल स्प्रेडशीट, जहाँ पे AI स्पेसिफिक हमारे पास डेटा अवेलेबल है फिर भी। देन अनप्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, जैसे अब हमें ऑलरेडी पता है एक रशिया यूक्रेन वॉर जो चालू है, अब इसने बहुत बड़े लेवल पे वर्ल्ड में एनर्जी, फूड सप्लाई सबको इम्पैक्ट किया हुआ है ना। तो कभी कभी जब हम लोग सोशल नेटवर्क की अगर बात, आई मीन ये स्पेसिफिक पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस नेटवर्क के अंदर ये भी बहुत ज्यादा लेवल पे इम्पैक्ट करता है। अब इसके अंदर हमारा कोई डेवलपमेंट काम नहीं करेगा। How social media platforms use network principles to enhance user engagement and content distribution कौन से बेस पे होगा। मतलब मैं इंस्टा पे कोई एक रील देख रहा हूँ, सिमिलर टाइप के रील्स मुझे बार बार दिखते रहेंगे ना, बस वही सेम चीज है, सबसे इजी वाला ये। तो इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर या टिकटॉक जो इंडिया में नहीं चलता, इस पे यूजर एंगेजमेंट या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए कंटेंट रेकमेंड सिस्टम या कनेक्ट यूजर, अगर आप देखोगे जो इंस्टा है मेरे पास से मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस मांगता है, या फेसबुक मेरे पास से ये सेम लिस्ट मांगता है। तो व्हाट्सएप पे मैं किसके किससे कनेक्टेड हूं उसका लिस्ट जो है, ये लिस्ट जाता है इंस्टा पे, और वो मुझे सजेशन में बताता है कि भाई यू माइट अवेयर, यू माइट नो दिस पर्सन। अब मेरे फैमिली में 4 लोग हैं जो कोई एक पर्सन से कनेक्टेड है, इंस्टा मुझे सजेशन देगा यू माइट नो दिस पर्सन इज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेटवर्क प्रिंसिपल्स, एक तो सोशल ग्राफ एंड कनेक्टिविटी प्रिंसिपल चलता है। अब यहाँ पे नोड्स कौन है, अगर मैं यहाँ पे इंस्टा की अगर बात कर रहा हूं तो हम लोग नोड्स है, याद रखो, यूजर्स, कंपनी पेज, कोई ब्रांड, कोई इन्फ्लुएंसर, ये सारे नोड्स है। उनके बीच में एजेस बनेगा, मतलब फ्रेंडशिप, फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, शेयर, ये एजेस है। तो मैंने कोई एक पेज या कोई एक रील शेयर किया, क्या हुआ, लिंक जनरेट हुआ, बराबर है। मैंने कोई पोस्ट के नीचे कमेंट किया और मेरे जैसे और 50 लोगों ने कमेंट किया, तो आ, ये मेरा पोस्ट है, सपोज दिस इज माय पोस्ट, और ये जो मैंने पोस्ट डाला है इसके ऊपर 50 लोगों ने या 4 लोगों ने कमेंट किया, सो दिस इज द लिंक। ये A B C D 4 यूजर्स है, दिस आर द 4 नोड्स। ये ई नोड है जिसने पोस्ट
बेसिकली डाला है, अपलोड किया है और ये लोगों ने उस पर कमेंट किया, सो दिस इज द लिंक बेसिकली जनरेटेड। ठीक है, फेसबुक पे आपका एक सोशल ग्राफ बनता है जो बेसिकली रेलिवेंट पोस्ट जो है वो बताता है। जो मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स रहेंगे, उन्होंने कुछ पोस्ट डाला है, स्टेटस डाला है, वो बताएगा। नेक्स्ट आता है वायरल कंटेंट वाला पार्ट। वायरल कंटेंट और इंफॉर्मेशन कैस्केड इफेक्ट। कैस्केड का मतलब क्या रहता है? वायरल ट्रेंड में वही होता है ना, एक जन ने डाला, दो लोगों को वो दिख रहा है, अब दो लोग वापस वो सेम चीज रिपीट करेंगे और 40 लोगों को दिखेगा, सडनली चीज वायरल हो गया। कैस्केड इफेक्ट, इसी को कैस्केड इफेक्ट बोलता है। तो एक से, जैसे आपने बहुत बार देखा रहेगा ना, हाँ, सर्टन जगह पे एक कार्ड को अगर हम लोग गिराते हैं तो उसके आगे के सारे कार्ड्स या सारे बकेट्स गिरते जाते हैं, वो कैस्केड इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कंटेंट स्प्रेड थ्रू इंफॉर्मेशन कैस्केड व्हेन वन यूजर शेयर अ पोस्ट एंड अदर कंटिन्यूज डूइंग सेम, तो इसको कैस्केड इफेक्ट बोलता है। सेम वो रणवीर अलाहाबादी जो अभी सिनारियो हुआ है, सडनली उसको इतना बड़ा, आई मीन उसके ऊपर जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, कुछ बोला उसने वो अलग बात है, लेकिन वो उतना भी बड़ा नहीं बोला है कि आप सीधा उसको फांसी बीसी दे दो। फांसी देने के लिए हमारे पास और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो बड़े बड़े हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है। तो एवरी वन पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, बट सडनली अगर आप देखेंगे उसके अगेंस्ट कितना ज्यादा हेट क्रिएट कर दिया। वो क्यों हुआ? इंफॉर्मेशन कैस्केड इम्पैक्ट। ठीक है, मतलब किसी का तो उससे लेना देना भी नहीं है, किसी ने तो उसका शो देखा भी नहीं था, लेकिन सडनली इंफॉर्मेशन कैस्केड इतने बड़े लेवल पे हुआ कि जो लोगों को नहीं पता था इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो के बारे में, दे ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग कि भाई है क्या, क्यों है। तो वायरल कंटेंट पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे जहां पे मैसिव रीच होता है एंड लो विजिबिलिटी रहता है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, कोई कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई पोस्ट चले जाते हैं और किसी का विजिबिलिटी बहुत कम रह जाता है। तो सर्टेन मूवीज में भी ऐसी होता है, सडनली वो मूवीज मैसिव रीच तक पहुंच गया और कभी कभी उसका विजिबिलिटी बहुत कम था तो लोगों को पता ही नहीं चला, कभी आके गया। फॉर एग्जाम्पल इस बार अगर आपने देखा रहेगा जो वो हिमेश रेशमिया, उसके पहले के मूवी जो रीच है उसका वो बहुत कम था, लो विजिबिलिटी था, तो बहुत कम लोग जो है वो मूवी तक पहुंचे थे। लेकिन इस बार उसने जो ये जो प्रिंसिपल है इसका यूज किया, याद रखो ये प्रिंसिपल का यूज किया हिमेश रेशमिया ने, और उसका मैसिव रीच हो गया। मतलब इस बार उसके मूवी ने अच्छा खासा कमाया। अब हमने देखा नहीं देखा वो जाने दो, लेकिन देर आर पीपल जो एक्चुअली वो मूवी देखने गए थे और इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो क्या हो गया, पहले दो मूवीज या तीन मूवी, पता नहीं कितने आया उसके, तो वो पहले दो तीन मूवी ने जो जो नहीं कमाया था ना, तीसरे मूवी ने वो सब इक्वल कर दिया। क्यों? आपने अपना रीच जो है उसको बढ़ा दिया। एग्जाम्पल है, टिकटॉक के अंदर आता है, ये अभी हम लोग नहीं देख रहे, आप इंस्टा के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। देन रिकमेंडेशन एल्गोरिदम और पर्सनलाइज फीड्स, ये तो बेस्ट वे में काम कर रहा है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग एंड नेटवर्क एनालिसिस, जो बेसिकली यूजर को, मेरे कनेक्शन में जो लोग हैं वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वो सजेस्ट करेगा, मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ वो कुछ पोस्ट करेंगे, वो बताएगा। और दूसरा, पास बिहेवियर। पास बिहेवियर मींस जो टाइप के रील्स या कंटेंट में देखता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, वो सेम टाइप के कंटेंट वापस दिखाई देंगे। और पास बिहेवियर मतलब लास्ट 5 मिनट्स भी हो सकते हैं, लास्ट 30 मिनट्स भी हो सकते हैं, लास्ट 2 डेज भी हो सकते हैं। तो ये आपका चेंज होता है। मतलब लास्ट 5 मिनट में जो टाइप के मैंने रील्स देखे वैसा अभी और सजेशन में रील्स नहीं है, तो वो लास्ट 30 मिनट्स के मेरे कंटेंट देखेगा बिहेवियर। लास्ट 30 मिनट्स में जितने भी कंटेंट या रील्स थे सारे अगर मैंने देख लिए या वैसा न्यू सजेशन अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो लास्ट 1 या 2 दिन का मेरा हिस्ट्री देखेगा। अगर ये भी सारे रील्स मैंने देख के खत्म कर दिए तो फिर वो 1 वीक पे जाएगा, 1 वीक का देख के खत्म कर दिया तो 1 महीने पे जाएगा। तो सडनली कभी कभी आपने देखा रहेगा कोई ऐसे रील्स आते हैं या कोई ऐसे कंटेंट सजेशन आता है जो मैंने लास्ट कभी 1-2 महीने पहले या 1-2 दिन पहले देखे थे, आज मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्राफ बेस्ड एआई मॉडल्स होते हैं, वो इंटरेक्ट विद हुम टू रैंक पोस्ट इन द फीड। अब ग्राफ का मतलब क्या है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, कुछ भी नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन जहां पे मैं रास्ता बता रहा हूँ। और ये ग्राफ आपके अलग 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 टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब के अंदर सेम रिकमेंडेशन सिस्टम चलता है। इंस्टा कोई एक पोस्ट को प्रायोरिटाइज करता है मेरे फ्रेंड्स के पास से अगर आया हुआ है, यूट्यूब रिकमेंडेड वीडियोस के बेस पे काम कर रहा है, जो टाइप के वीडियोस मैं यूट्यूब पे देखूंगा वही टाइप के कंटेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे।
नेक्स्ट बेस्ट चीज जो चलता है वो इन्फ्लुएंसर एंड कम्युनिटी डिटेक्शन चलता है। प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाइज इन्फ्लुएंसर एंड नीश कम्युनिटी। अब ये जो नीश है ना, मतलब कोई एक यूनिक चीज अगर सडनली चालू किया है ना, तो उसको हम लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, कोई न्यू, कोई यूनिक बिजनेस बेसिकली जो अभी तक कोई नहीं कर रहा था, सडनली उसको आपने बहुत बार देखे रहेंगे, लोग वायरल होने के लिए अजीबोगरीब हरकत करते हैं। तो वो क्या है, वो कुछ ऐसा चीज है जो अब तक मैंने नहीं किया था, अब ये सडनली उसी की वजह से फेमस हो गया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सर्टन सेलिब्रिटीज या सर्टन कोई पॉपुलर लोग लेते हैं, कुछ भी आके बकवास करते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि क्या बड़बड़ कर रहा है आदमी, लेकिन वही बड़बड़ लोग सुन रहे हैं और उसी की वजह से वो फेमस हो रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल बिग बॉस। ठीक है, सॉरी जो भी इस पे कोई इसके फैंस रहेंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं वो, uh, उनका नीज बिजनेस क्या है, झगड़ा करना, गाली गलौज, यही है। उसके बेस पे वो काम कर रहा है, समझो ध्यान से। ठीक है, और इंस्टा पे या उस पे आप देखो, सर्टन लोग, बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो गाली दे दे के फेमस हो गए। तो उनका बिजनेस क्या चल रहा है, कुछ भी वायरल कंटेंट बनाओ, कोई कंट्रोवर्सी करो, कोई ट्रोलिंग करो, और वो ट्रोलिंग के बेस पे जो इंस्टा फेसबुक का एल्गोरिदम है या यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो उनको प्रमोट कर रहा है। क्यों? जब जब वो ऐसा कुछ फालतूगिरी कर रहे हैं ना, और लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, भीड़ चाल है। ठीक है, मतलब एक जन जा रहा है, उसके पीछे 50 जा रहे हैं, एक ने जाके कुछ गाली दिया, उसको अभी दूसरा गाली देगा, दूसरे को देख के तीसरा बोलेगा, तीसरे को देख के और 30 लोग आएंगे, धीरे धीरे पूरा एक कम्युनिटी वहां पे जमा होगा, जो गाली 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 करेंगे, एक बड़ा रिएक्शन क्रिएट होगा। अब बाहर फिजिकली जो भी हो रहा है, लेकिन मेरा अगर एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर तो 2 घंटे का मेरा लाइव यूजर टाइम मिल गया, और वो 2 घंटे में मैंने 50 ऐड जो बताया उसमें से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। ठीक है, अब यहाँ पे जब अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो कितना डिग्री है, मतलब एक पोस्ट को कितने लोगों ने अपने अलग अलग ग्रुप पे पोस्ट किया, कितने लोगों ने इस पे झगड़ा किया, क्लोजनेस कितना आया, इन्फ्लुएंसर यूजर्स के थ्रू कितना आया। टिकटॉक पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एंगेज फ्रॉम हाई ऑथोराइज अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल पीएम ने कुछ पोस्ट किया, अब 50 न्यूज चैनल्स इसको रीपोस्ट करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक न्यूज आगे जाने के बाद में थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफाई भी हो जाता है। देन एको चेम्बर रहता है एंड होमोफिली रहता है। अब होमोफिली का मतलब लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल मतलब लेट्स से कि अगर मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ और कोई एक पर्सन है वो भी क्रिकेट फॉलो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे वो बताएगा कि ये दो पर्सन का इंटरेस्ट सेम है आपका, तो आप दो कनेक्ट कर सकते हैं। वो जो डेटिंग ऐप है, डेटिंग ऐप सेम वे में चलता है। ठीक है, इको चेम्बर्स वाइल सिमिलर ओपिनियंस, मतलब मेरा ओपिनियन किसी दूसरे का ओपिनियन अगर सेम है, तो उनको आप साथ में कनेक्शन में या उनको आप साथ में सजेशन में लाएंगे। इससे क्या होगा, एंगेजमेंट इंक्रीज होगा, है ना। एंड दिस लीड्स टू पोलराइजेशन। सिंपल है, एग्जांपल है फेसबुक पे न्यूज फीड जो रहता है, मैं अगर एक पॉलिटिकल न्यूज, मैं अगर बीजेपी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अगर कांग्रेस को अगर फॉलो कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर ट्रम्प को अगर फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके कुछ ट्वीट्स रहेंगे, तो वो मुझे भी आएंगे, दूसरे को भी आएंगे, और हम दो लोग अगर सिमिलर अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे फिल्टर बबल्स जो है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपके पॉलिटिकल व्यूज या पॉलिटिकल झगड़े में अपना प्लेटफॉर्म का यूज बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, सिंपल भाषा में। तो आप अगर देखेंगे फेसबुक के साइड से ऐसा ही होता है मेनली। तो सोशल ग्राफ, नेटवर्क प्रिंसिपल आपका कौन सा है, जब अगर हम लोग एंगेजमेंट, एनहांस एंगेजमेंट या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो नेटवर्क प्रिंसिपल कौन सा है, सोशल ग्राफ है। सोशल ग्राफ में हम लोग यूजर्स को और सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ाने का ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल फेसबुक है। वायरल कैस्केड इफेक्ट एम्पलीफाइज द कंटेंट विजिबिलिटी थ्रू रैपिड शेयरिंग। क्यों? 50 लोगों ने शेयर किया, और वो 50 लोग ने जो शेयर किया वो आगे और 500 लोग शेयर कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कोई एक ट्रेंड, कोई एक मीम जो है वो सडनली वायरल हो गया। रिकमेंडेशन सिस्टम, जो यूजर्स एंगेज कर रहे हैं, जो यूजर्स देख रहे हैं, वैसे सिमिलर चीजें जो है वो बताता है। यूट्यूब का अप नेक्स्ट वीडियो। इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट ड्राइव्स एंगेजमेंट एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। जैसे कोई एक यूट्यूब वीडियो में अगर आप देखोगे, तो वो बीच में कोई कंटेंट प्रमोट कर रहा है ना, तो इंस्टा ब्रांड पार्टनरशिप रहता है। इको चेम्बर्स रहता है, इंक्रीज टाइम स्पेंड बाय रेनफोर्सिंग प्रेफर्ड कंटेंट। तो आप इंस्टा पे जाओ 2 मिनट के लिए, आप 5 मिनट के लिए उधर ही हो। या ट्विटर पे पॉलिटिकल डिस्कशन, झगड़ा इतना चालू है कि आपने 2 मिनट वहां पे गए थे किसी को गाली देने में, या आप नहीं भी दे रहे हो, लेकिन बाकी लोग क्या झगड़ा कर रहे हैं वो पढ़ने के लिए यू आर देयर फॉर 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर। सो ये हो गया। नाउ चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क इफेक्ट, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है बहुत जगह पे। तो जो फास्टर देन ट्रूथ
इमोशनल अप्लाई जो हो रहा है ना, या वायरल जो कंटेंट हो रहा है, इससे बहुत बार क्या होता है, वायरल कंटेंट जो करेक्ट नहीं भी है वो भी बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड होता है। फेक अकाउंट्स या बॉट्स जो है, जैसे कोविड के टाइम पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे बहुत बड़े लेवल पे ऐसे फेक न्यूज स्प्रेड होते थे। और मेनली फिल्टर बबल्स जो है ना, जैसे यूजर्स आर शोन कंटेंट दे अग्री विद, तो अब वो फेक है रियल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यूट्यूब पे, यू स्टार्ट लाइकिंग सम ट्रेलर्स, तो अब जो फैन मेड ट्रेलर्स है ना, भर भर के आएंगे, जिसके अंदर आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ शाहरुख के 50 फिल्म आ रहे हैं, सलमान के कोई मूवी आ रहा है, ये दो सेलिब्रिटी साथ में कुछ तीसरा मूवी मूवी ला रहे हैं, आपको दिखेगा केजीएफ का तीसरा पार्ट आ रहा है। सो ये सारे जो है ये आपके एल्गोरिथमिक बायस है, जहाँ पे जो कंटेंट से मैं अग्री करूंगा वो सिमिलर टाइप के कंटेंट आपको दिखेंगे, और वो सेम यूट्यूब में आपका लूप वे में चलता है। वॉचिंग वन एक्सट्रीम वीडियो लीड्स टू सिमिलर मोर वीडियोस। प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ये आपका डिसएडवांटेज है। क्यों? ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा तो यूज होता है टारगेट एड्स के लिए या रिकमेंडेशन के लिए। और अब अगर आप देखेंगे कैम्ब्रिज का एनालिटिकल स्कैंडल जो है, जहां पे उसने बहुत बड़े लेवल पे फेसबुक डेटा मिसयूज किया था, जिससे बड़े बिजनेसेस और पॉलिटिकल पार्टीज ने सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया था, ये इंडिया में भी हुआ था, लेकिन ये सब न्यूज दब गया। एंगेजमेंट एडिक्शन या मेंटल हेल्थ कंसर्न, ऑप्टिमाइज फॉर एंगेजमेंट, डूम स्क्रोलिंग एंड एंजाइटी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इंस्टाग्राम में है ना, आप अगर देखेंगे एल्गोरिदम फ्यूलिंग चलता है, कंपैरिजन एंजाइटी, मतलब टीनेजर्स के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के कंटेंट या जो बेसिकली कुछ ट्रेंड चल रहे हैं और उसके अंदर कुछ पॉइंट बता दे, उससे एंजाइटी होता है दूसरे लोगों को, है ना, कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में ऐसा नहीं है जो ये कर पा रहा है। तो बहुत बार ये सेम चीज आता है और फिर उसको देख के हम लोग उसको कॉपी करने का ट्राई कर रहे हैं, सेम सिनारियो चलता है। चलो लास्ट एक क्वेश्चन ये टॉपिक से, डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड सिनारियो वेयर नेटवर्क एनालिसिस कुड बी यूज्ड टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। अब रियल वर्ल्ड सिनारियो में नेटवर्क एनालिसिस अर्बन ट्रैफिक फ्लो में कैसे यूज करेंगे, ट्रैफिक कंजेशन इन सिटी। फॉर एग्जांपल अ मेजर सिटी फेसिस सीवियर ट्रैफिक कंजेशन। अब वो ट्रैफिक कंजेशन जैसे गूगल मैप है, अगर मैं उबर के थ्रू एक राइड बुक करूंगा तो ट्रैफिक कंजेशन के बेस पे अगर आपने देखा रहेगा वो रेड में बताता है कि हाँ इतना रूट में 10 मिनट्स डिले है या ऐसा कुछ है। तो जहाँ पे डिलेस या पोल्यूशन या इकोनॉमिक लॉस कितना हो सकता है ये हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, जस्ट फॉर एन एस्टिमेशन। इंडिया में जो ट्रेन डिले होता है, बस डिले होता है, ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। अगर इसको इंडियन करेंसी में हम लोग बोले तो लैक्स, ठीक है, लैक्स ऑफ रुपीस का, लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीस का लॉस होता है। क्यों? मैं 1 घंटा देर गया, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, मैं एक लेक्चर डिले हो गया, एक लेक्चर का मेरा जो भी पैसा था वो मेरा लॉस हो गया, ठीक है। वैसे बहुत बार होता है। और अगर मैं वो ट्रैफिक में नहीं अटकता तो मैं 2 लेक्चर और कर सकता था, वो मेरा रिवेन्यू लॉस हो गया। अब मैं बार बार बाहर गया, पोल्यूशन की वजह से मैं बीमार पड़ गया, 2 दिन मैंने लेक्चर्स नहीं लिए, अगेन वो मेरा रिवेन्यू लॉस हुआ, ठीक है। सो हाउ नेटवर्क एनालिसिस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रिप्रेजेंटिंग रोड नेटवर्क। ये हो सकता है जहाँ पे गूगल मैप जो आपको बताता है हाईवे और लोकल रोड, तो अगर एक जगह पे अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो फास्ट ट्रैवल कहाँ से होगा वो आपको बताएगा। देन बॉटलनेक्स कहाँ पे है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पहले वो ढूंढेगा, और उसके बाद में वहां पे डिफरेंट एरियाज वो उसके आजू बाजू में कौन से है वहां से आपको बताएगा। तो अगर आप देखेंगे एक्सपैंडिंग लेंस और एड ट्रैफिक सिग्नल्स, तो पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है या जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, उनको कैसे पता चलता है कहाँ पे और ट्रैफिक सिग्नल डालना है, कहाँ पे फ्लाईओवर ज्यादा बनाना है, कहाँ पे रोड कनेक्टिविटी का इशू है। तो वो उसके लिए भी वो ऐसे ही सेंट्रलिटी एनालिसिस जो है, या फिर आप समझो डेटा एनालिटिक्स का हेल्प लेते हैं। जैसे आप देखो ना अंधेरी का वो चकाला एरिया है, तो अब मुझे कैसे पता चला, सालों से है और कितना भी बना लो वहां पे फिर भी ट्रैफिक रहता ही है। अब उसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। प्रिडिक्टिंग एंड मैनेजिंग ट्रैफिक विद रियल टाइम डेटा, तो उसके लिए जीपीएस, ट्रैफिक कैमरा और सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो फ्यूचर कंजेशन पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि हर शाम 6 बजे से जैसे ही जॉब गोइंग लोग यहाँ से निकलेंगे यहाँ पे ट्रैफिक होगा। तो अब अगर मुझे पता है तो मैं वो रोड छोड़ के दूसरे रोड पे जाऊंगा ना, ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है।
तो अब ये ह्यूमन ब्रेन को जैसे पता है वैसे ही आपका मशीन को भी पता चलता है, बिकॉज रोज ये रोड पे ये टाइम पे ट्रैफिक होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर मुझे पता है कि अगर मुझे सपोज मुझे चर्चगेट से बोरिवली जाना है विरार ट्रेन यूज करके, तो मैं 4 o'clock के पहले का ट्रेन पकड़ के आराम से बोरिवली उतर कर सकता हूँ। लेकिन 6 PM का अगर मैं ट्रेन पकड़ूंगा विरार वाला बोरिवली उतरने के लिए, नहीं उतरने मिलेगा मुझे। ये प्रोबेबिलिटी है। अब मैं रोज जाता हूँ तो मुझे पता है, और वैसे ही आपके सिस्टम को धीरे धीरे पता चलेगा। तो कोई एक रूट है जहां पे ये टाइम पे कंजेशन होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज करके ऑल्टरनेट रूट आपको बता देंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या ऑल्टरनेट रूट्स जो है, जैसे बस स्टॉप है, मेट्रो स्टेशन है, अगर आप देखेंगे कि कोई एक जगह पे ट्रेन भी जाता है, मेट्रो भी जाता है और बस भी जाता है, तो जब मैं गूगल मैप से रिकमेंडेशन पूछूंगा तो मुझे बताएगा कि कौन से रूट से मैं जल्दी जा सकता हूँ। उसके साथ में मैं बाइक से जा रहा हूं तो कोई एक रास्ता है जहां से मैं बाइक से जा सकता हूँ, कार से या रिक्शा से नहीं जा सकता। आपने कभी अगर गूगल मैप पे देखा रहेगा ना, वो आपको अलग अलग सजेशन बताता है। कार अलग सजेशन आएगा, बाइक अलग सजेशन आएगा, और अगर मैं चल के जा रहा हूँ या साइकिल से जा रहा हूँ तो मेरे पास ऑल्टरनेट रूट हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ केस स्टडीज है। ये केस स्टडीज आपको याद रखने हैं, जाके उसको थोड़ा सा ढूंढो कैसे काम करता है। ओके ना, इसके बाद ये हमारा सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो ये पार्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी बोला, एनीवन एनी डाउट ऑन दिस? स्टूडेंट्स क्लियर है आपको? एम आई क्लियर विद दिस? बहुत Yes, sir. यस, अदर स्टूडेंट्स रिप्लाई इन चैट, गर्ल्स, others, why I'm getting reply from very few students? Yes, बाकी लोग रिप्लाई करो जल्दी से। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? आई मीन बहुत बेसिक वाले लेवल पे हमने चीजें स्टार्ट की है, और ये सेम आई शेयर विथ यू मॉड्यूल 1 कंप्लीट। सो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मूव ऑन द मेन टेक्निकल पॉइंट्स, एल्गोरिदमिक पॉइंट्स, तो आपको वो बेटर वे में समझ में आएगा। यू कैन लिंक इट इन अ मोर बेटर वे। ठीक है, ओके। So, here we are starting with part 2, binary relations, जो रहेंगे, but this will again take some more time. So I consider कि आज हम लोग ये नहीं करते हैं, we'll continue this next lecture. Okay, and just 1 minute. हाँ, so